सर आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, बता दीजिए क्या बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ जिस ग्रुप में है आप उस ग्रुप में बता भेजिए। रहे थे। हाँ ठीक है ना, जिस भी ग्रुप में है। भेजिए। है, बताइए। यस सर। इसमें क्या डाउट है? ए एंड बी आर टू कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन आईआईटी, द probability that A is selected is 0.5 and the probability that both A and B selected is at most this, then the at most probability B getting selected. I think ये A सेलेक्ट होगा, इसकी probability है 0.5 और बोथ A एंड B है ना सेलेक्ट होगा, इसकी probability है एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब 0.3 से कम है ना। और द एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी, तो एक इनक्वलिटी आप जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। इसका नाम पता है, कौन सा इनक्वलिटी है ये? आई थिंक ये बुल्स इनक्वलिटी है, या बोनफेरोनी भी शायद कुछ बुक में लिखते हैं। देख लीजिए, ये इनक्वलिटी यूज़ कीजिए, आंसर आएगा, देखिए जरा। ओके सर। सो यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.3, और यहाँ आप ए को रख दीजिए तो इससे आ जाएगा, 1 माइनस करके आ जाएगा। हो जाएगा सर। हम्म जो दूसरा है, 3 इवेंट ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, मतलब वन एंड ओनली वन विल हैपन, ये कहना चाह रहा है। द ऑड अगेंस्ट ए, तो ऑड अगेंस्ट ए का मतलब होता है ए अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा समझिए। अगेंस्ट ए है ना, तो अगेंस्ट मतलब कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए, तो ये है। तो ये है आपका 7/4। इंडिविजुअली अगर देखेंगे 7+4 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा 4/11 होगा, और ए कॉम्प्लीमेंट होगा 7/11 है ना। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। एंड इसी रेशियो में होना है अगेंस्ट इवेंट बी, तो अगेन प्रोबेबिलिटी बी का जो होगा 3/8 एंड बी कॉम्प्लीमेंट है 5/8, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑड अगेंस्ट इवेंट सी। अच्छा, देर आर 3 इवेंट ए बी सी, वन ऑड अगेंस्ट ए, ऑड अगेंस्ट बी, ऑड अगेंस्ट सी, वन एंड ओनली वन कैन हैपन। तो मतलब हमें कहीं ना कहीं और 3 इवेंट है, वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन, तो सिर्फ एक ही अकर हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ही अकर हो सकता है। सर ए करे बी ना करे। हाँ, जैसे ए होगा तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अगर ए नहीं हुआ, बी हुआ, सी नहीं होगा, या ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी होगा, ये वन है, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। यस सर। तो अभी के लिए आप मान लीजिए 3 इवेंट इंडिपेंडेंट, इसको लिखना चाहिए ना, लिखा नहीं है कि ए बी 3 इवेंट है,
अगर इंडिपेंडेंट होता तो हम इसको अलग अलग कर देते, और नहीं भी है तो हम फॉर्मूले से अगर जाएंगे तो इसका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस ये ऐसा लिख देता हूँ। तो ये होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ना। अच्छा एक मिनट, नहीं इसमें ना ब्रेक करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है ना, इंटरसेक्शन कैसे आएगा उसका तो कोई चक्कर है नहीं मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हाँ सर, अगर इंडिपेंडेंट होते तो जीरो ले लेते इंटरसेक्शन। तो उसे easy से आंसर आएगा। तो इंडिपेंडेंट उसको लिखना चाहिए कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट ओनली वन कैन हैपन, इससे तो इसमें सी के टर्म में इजिली आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमें यस ए सर, का आपको पता आ रहा है है। बी का पता है, तो सी तो इजिली निकल जाएगा फिर तो। कर पाएंगे इससे? देखिए क्या आंसर आता है। तो इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना हमारे टीम वाले, उसको लिखना पड़ेगा। तो इससे आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यू और सी निकाल लीजिए, और इससे आ जाना चाहिए। ठीक है सर, ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर आप। हम्म। सर अभी जो ये कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स वाला भेजा है, हम्म। सर उसमें मेरे हिसाब से केवल सी ऑप्शन होगा, बट उसमें अ, बी डी। अच्छा कंप्लीट नहीं है, अच्छा कंप्लीट बोल रखा है, तो कंप्लीट तो कोई भी नहीं होगा। अच्छा वैसे समेशन एक्स आई और एक्स बार अलग अलग होगा, ए सही है ना? आपको क्या लगता है? तो अगर डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो हम्म। उस हिसाब से तो सी सही होना चाहिए। कंप्लीट क्या होता है कि डेफिनेशन है ना। डायमेंशन ऑफ पैरामीटर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नहीं वो तो हमेशा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा वैसा होगा। पहले में डायमेंशन यूज नहीं किया, पहले में जस्ट वो बोल रहा है समेशन एक्स आई कॉमा एक्स बार, तो पहला तो ओके है। ये टू डायमेंशन नहीं है, ये बोल रहा है समेशन एक्स आई जो है वो कंप्लीट है। आई थिंक ये कंप्लीट सफिशिएंट दोनों होता है इस एक्सपोनेंशियल में तो। और एक्स बार भी कंप्लीट, तो ये मुझे लग रहा है ब्रैकेट नहीं लगाया, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ ही है। मतलब कहना मतलब ये है कि ज्वाइंट नहीं है, मतलब ये और ये दो लिखे हुए हैं बट दे आर टॉकिंग सेपरेटली। अंजलि आपका माइक ऑन है। सो सो यहाँ देखो कंप्लीट तो नहीं हो सकता, डायमेंशन बी और डी तो पक्का आउट हो गया। सी के बारे में सोचिए, सी में क्या होगा, कंप्लीट होगा अकेला। ये अकेला कंप्लीट होने के लिए क्या जरूरी है कि ई ऑफ जी एक्स वन इज जीरो इम्प्लाइज जी एक्स वन इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, है ना। तो मतलब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे जी एक्स वन इंटू लैमडा ई की पावर, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा कि, क्योंकि ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, तो यहाँ से आएगा जी एक्स वन इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना ए एंड सी होगा, तो आपने सी लगाया ठीक है। और अगर यहाँ ब्रैकेट होगा तो ये ए भी गलत हो जाएगा, अगर यहाँ ब्रैकेट, लेकिन दोनों तो एक दूसरे का वो है, टू डायमेंशनल क्यों लिखा हुआ है? सर सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट तो नहीं होगा टू डायमेंशन, लेकिन दोनों ना। तो एक दूसरे का वही है, वन वन फंक्शन है, लेकिन टू डायमेंशनल लिखने का क्या मतलब है? बट ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। कौन से टेस्ट का कौन नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है ना सर तो। वो जो फ्री वाला हुआ था वही है। हम्म। तो जो फ्री वाला भी हुआ था कल, अच्छा वही। उसमें, ओ इसमें तो मिस्टेक है हाँ।
हाँ इसका 37 करेक्ट होगा, है ना। तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स ना। तो 20 माइनस 13 कर लीजिए, हो जाएगा। सॉरी 50 माइनस 13 कर लीजिए, क्योंकि कॉलम तो 50 है ना, इसीलिए। तो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आपको रैंक नलिटी थ्योरम पता है, यस सर। क्या कहता है? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू व्हाट? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट? आपको नहीं पता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम है इसमें? 50। अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो ये n के इक्वल होगा, चाहे n कुछ भी हो। और ये बोल रहा है कि रो स्पेस का डायमेंशन 13 है, रो स्पेस के डायमेंशन को रैंक बोलते हैं। और बोल रहा है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ए एक्स बराबर 0? ए एक्स बराबर 0 का जो सॉल्यूशन होगा उसको नल स्पेस बोलते हैं, नल स्पेस के डायमेंशन को नलिटी बोलते हैं। ओके सर। तो रैंक 13 है और नलिटी निकालना है मुझे, तो ये नलिटी फाइंड करनी है और ये 50 है, तो यहाँ से निकाल लीजिए 37 हो जाएगा। हो गया आपका खत्म तो। हम्म इसमें क्या करना है? हाँ जी भैया अमन बताओ, एम एक्स वाई क्या है ये? एम एक्स वाई एक्स इंटू वाई है, तो एक्स इंटू वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सर निकालो। हाँ सर, इसको एमजीएफ वाले मेथड से कर दीजिए। मैंने किया, ये पता नहीं हुआ नहीं इससे। मीन्स एमजीएफ एक्सपेक्टेशन जैसे यहाँ पे लगाया मैंने, तो ई की पार्ट टी आ गया फाइनल। ये तो अलग आ गया आंसर। एक्स सी के पावर माइनस वाई एक्स, तो यहाँ पे जो है तो x जब गिवन है तो t की जगह x आ जाएगा, और y हमें y गिवन x, तो x तो कांस्टेंट जैसा हो गया, तो x जब कांस्टेंट जैसा हो गया तो y गिवन x का mgf कितना है? सर उसी में डाउट था, वो जो एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हैं ना, वो मैं पावर में लगा रहा था, डबल एक्सपेक्टेशन कंडीशनल वाला। फिर तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल आंसर अलग आ जा रहा था। x है, तो आगे कर लोगे। अब आगे क्या है, ये t की जगह ये आएगा, इसको t है ये, हाँ आगे हो जाएगा। वैसे पुट करके वापस x में काम लगेगा।
हाँ जी, इसमें क्या डाउट है आपका अदिति? है। सर इसका कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेशन? ये तो लाप्लास होगा, 1/2 होगा, 0,1/2। इंटीग्रेशन करना आता है? और हाँ हाँ, जी सर। इंटीग्रेशन से हो जाएगा। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे होगा इसमें? ग्रेटेस्ट कैसे ब्रेक करते हैं? जब कहीं ग्रेटेस्ट नहीं इंटीजर नहीं हम्म सर, ये तो आता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है इसमें ब्रेक कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे? कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो कैसे ब्रेक करते हैं कहीं भी? सर जैसे अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, हम्म उसके मतलब ब्रेक करते हैं ना उसको। हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी वैसे ही है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है अभी। यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, तो एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप एक सब्सटीट्यूशन करो। अभी के लिए मान लो y बराबर -x, लेट्स से यू सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू -x, और जैसे x इज इक्वल टू -y। इसको ज़रा ब्रेक करो तो ये इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट होगी? तो अभी y और x माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, तो अगर वैसे रखोगे तो ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर करने पे तो सेम ही रहेगा। तो मैं y में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, ये y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -y। के रहने दो, के तो आप जानते ही हो, ई की पावर यहाँ रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x को y, और यहाँ हो जाएगा dx को रखेंगे तो -dy। ये माइनस क्या करेगा, जो लिमिट है उसको चेंज कर देगा। तो इस माइनस के बदले हम यहाँ लिमिट वापस वही रखते हैं जो होगा। और आप ये जानते होंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वेरिएबल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो अगर आप चाहो तो इस y को हटा के x रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना? जहाँ जहाँ y था y बराबर x कर दिया। तो अब आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आएगा, मतलब ये तो जस्ट कैपिटल लिखा था ना, तो स्मॉल ही। तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो क्या होगा? सो व्हेन यू ऐड टू इक्वेशन 2i इज इक्वल टू, ऐड कीजिए तो आपको समझ आएगा। बाकी सब तो ठीक है, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x यही बनेगा ना, है ना? तो इनडायरेक्टली मैं ये कहता कि y माइनस, बाद में हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया, y बराबर x कर दिया, ये समझिए कि y को x रख दिया वापस, तो ये सब x में कन्वर्ट हो गया। आप y को x t u कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो वेरिएबल वापस x y को था वापस x में ले आए ताकि ऐड कर सके। अब बताओ इसका सम क्या होता है? ये एक थ्योरम है, मतलब थ्योरम क्या, बेसिक प्रॉपर्टी है ग्रेटेशन फंक्शन की। -1 तो ये आपको बताना है कि ये क्या होता है। तो -1 और 0, कब -1 कब 0? मान लो x को 1 रखता हूँ इंटीजर, तो ये 0 आएगा। तो जब x इंटीजर है तो 0 आएगा, और x इंटीजर नहीं है तो -1 आएगा। अब चूंकि होता क्या है, इंटीग्रेशन अनकाउंटेबल सेट पे होता है समेशन, तो ये z इज अ काउंटेबल सेट एंड दैट कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, इसमें सारे इंटीजर पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, आपको पता ना प्रोबेबिलिटी है ना, अगर x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो x बिलोंग्स टू z इज 0 इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर पाओगे? हाँ जी मैडम, जिनका डाउट है देखो, ये समझ आया कि नहीं क्या किया हमने? अच्छा शायद डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ जी अदिति हाँ समझ? जी सर, अब आ गई। सॉरी सर, हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ से ये हमने नॉन इंटीजर पॉइंट लिया क्योंकि अनकाउंटेबल सेट है, तो काउंटेबल पॉइंट्स को हमने इग्नोर कर दिया। ओके ठीक है, तो इसको बस इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आई आ जाएगा, आई आपका आंसर था। दैट्स सर एक बार दोबारा बता देंगे, मेरे को स्टार्टिंग से ही चली गई थी मैं। हाँ, तो दोबारा वीडियो देखना। इसमें सिंपल है, हमने y बराबर -x रखा तो ये y के टर्म में आ गया था, फिर y को हमने x रख दिया तो ये बन गया
सब्स्टिट्यूशन सर मेथड पढ़ा होगा ना माइनस इंटीग्रेशन एक्स में, क्यों लिया? जस्ट ताकि बॉक्स एक्स में ताकि मैं ये थ्योरम यूज कर सकूं, ताकि इंटीग्रेशन हमारा अच्छा इजी हो सके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन लगाने के लिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सके इसीलिए। ओके सर। ताकि बॉक्स एक्स गायब हो जाए, हमें बॉक्स एक्स को हटाना था, तो वो हमने गायब कैसे होगा, तो माइनस एक्स रख दिया, माइनस एक्स बन गया, ऐड, एक इंटीग्रेशन का टेक्निक है। तो अब ये ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये बनेगा, इसकी वैल्यू -1 आ गई तो -1 आ गई तो हो गया। बाकी वीडियो देख लेना, ओके समझ आ सर। जाएगा। नेक्स्ट में क्या डाउट है बताइए, नेक्स्ट में क्या पूछना है? सर इसका क्रिटिकल रीजन कैसे निकलेगा? एम कोई मैट्रिक्स है, मतलब पी के विद नॉट नॉन तो इसमें सिंगुलर, 12 आ गया। पी इनवर्स पी एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, को बोलते हैं डायगोनलाइजेबल, एम इज डायगोनलाइजेबल तो है। तो के नॉट डिनोट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिस पी इनवर्स ए पी, तो मतलब जो एम का ट्रेस है। अब कह रहा है टेस्टिंग के नॉट है अगेंस्ट के इज नॉट इक्वल टू के नॉट, वो 1 दिख रहा है ना गलती से, के नॉट इक्वल टू के नॉट है। तो कंसीडर द टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट फॉर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट यू बराबर मैक्सिमम ऑफ x1 x2। अच्छा, तो इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x1 x2 आर 2 3 देन पी वैल्यू, तो सिंपल होता है ना, पी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं पी वैल्यू में, कि टेस्ट स्टैटिस्टिक मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अंडर एच नॉट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल रीजन डिपेंड करेगा, तो ये क्या है, अच्छा देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन में जो है ये ना, यहाँ H1 आपका वो हो गया है, H1 में देखना पड़ेगा क्या है, मोर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, क्या है, ये पोर्टल पे देखने, ये इसमें आ नहीं रहा ना, रीड नहीं कर रहा है ये। तो ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा एनीवे, अगर मैक्स यू नॉट क्या होगा, यू नॉट ऑब्जर्व वैल्यू है, तो मैक्सिमम ऑफ 2,3 कितना है ये 3, तो ये आ जाएगा। एच नॉट क्या है, के बराबर के नॉट, के नॉट क्या है, के नॉट था ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, एम का ट्रेस कितना है, सर 12। 12, तो ट्रेस 12 है। और ये x1 x2 कहाँ से लाया है, x1 x2 टू रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओवर सपोर्ट 1 to k, अच्छा सपोर्ट 1 से k तक है, और k उसका क्या है k जो है आपका वो ट्रेस है, ट्रेस कितना है 12, तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है x1 x2 IID अंडर एच नॉट बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म 1 से लेके 12 तक है ना, अंडर एच नॉट। तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी u मोर देन 3 मोर देन इक्वल टू 3 व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो व्हेन u, अच्छा u क्या मैक्सिमम है, ओ तो ये जो x1 x2 है वो है यूनिफॉर्म 1 से 12 तक, और u आपका क्या था, u एक्चुअल था मैक्सिमम ऑफ x1 x2, तो ब्रेक कर लो, तो मैक्सिमम जो है ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 माइनस करके भी कर सकते हो आप। सर इसमें ये तो समझ आ गया, पर ये नहीं आया कि मतलब क्रिटिकल रीजन निकाला कैसे, कि हमें ये इनइक्वालिटी कैसे पता चलेगी? ये क्योंकि आपका वो क्या है, क्वेश्चन है H1 क्या है आपका, तो यहाँ पे आई थिंक H1 मैं जो लेके चल रहा हूँ वो ये है। अच्छा वैसे निकालना चाहोगे तो फिर तो आपको LH नॉट अपन LH1 करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा, K मोर देन K नॉट, ठीक है, ये मुझे लग रहा है K जो है ना, ये K मोर देन K नॉट ऐसा है H1, मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये निकालो LH नॉट अपॉन LH1, दिस इज इंक्रीजिंग, देन क्रिटिकल रीजन होगा लेस देन इक्वल टू K, और LH नॉट अपॉन LH1 अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो x मोर देन इक्वल टू k, इस तरह से। तो ये तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ये तो मैंने अभी अज्यूम कर लिया एक केस, डिपेंड करेगा ये लेफ्ट साइडेड है राइट साइडेड है, ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये क्रिटिकल रीजन आएगी, डिक्रीजिंग है तो ये क्रिटिकल रीजन आएगी। अब ये रेशियो लेना पड़ेगा, तो जैसे मान लो कि आपने एक केस में आपका के नॉट ही है,
तो एक केस में k तो 12 है H0 में, H1 में 13 है, तो आप निकालो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में तो 1/n हो जाएगा ना, जी, तो उससे कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है? कैसे पता नहीं चलेगा? ये थ्योरम है ना, ये सिंपल हम लोग जानते हैं कि दिस इज एक्चुअली, हमारा थ्योरम कहता है कि दिस इज फंक्शन ऑफ जी एक्स या जी टी, टी इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर। अच्छा, यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आता है? x1 x2 कहाँ से आ रहा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जैसे मान लो 0 थीटा होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है ना वहाँ पे, तो अच्छा यहाँ यू मैक्सिमम ले रखा है ना। नहीं नहीं, बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म 0 थीटा में कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? यहाँ x की वैल्यू 0 से थीटा में, थीटा मोर देन ईच एक्स आई मैक्सिमम। अच्छा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो यहाँ भी तो वही लिया है, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक तो है। तो ये होता क्या है, t ले लो, t इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये थ्योरम कहता है कि दिस क्रिटिकल रीजन ये होता है बाय लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है? हमारा क्रिटिकल रीजन क्या आता है? यही आता है ना। और ये क्या है? ये g ऑफ t लेस देन इक्वल टू k, जहाँ t जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ये फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर ही आएगा हमेशा। और अगर g अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उधर भेज देंगे इसको, तो लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा। अगर g डिक्रीजिंग फंक्शन है उधर भेजेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये अप्रोच है। तो ये आता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, ठीक है। चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों में वर्क करेगा ये। अब क्वेश्चन इसमें इंक्रीजिंग चेक कैसे करेंगे? तो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो आप जैसे H0 में आपका K0 12 है, तो H0 में क्या है? PMF 1/12। H0 में क्या हो रहा है? इसने कहा है K इज इक्वल टू K0, मतलब जो एक्साइज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 1 से K था ना, कि यहाँ K दे रखा है 12। K0 फिक्स है आपका क्वेश्चन में, K0 इज 12 जो कि ट्रेस है उस मैट्रिक्स का, तो ये 1 से 12 तक है। और H1 में जो है x उसने बोला, मैं बोल रहा हूँ मोर देन K0 12, मान लो अभी के लिए 13 14 15 समथिंग है, तो यूनिफॉर्म कोई फिक्स नंबर होगा लेट से, है ना, तो कुछ देना चाहिए। मान लो अभी के लिए मैं मान लो चलो 20 तक ले लेता हूँ समझने के लिए, तो इसका PMF 1/12 होगा जब x की वैल्यू 12 तक होगी, और इसका PMF 1/20 होगा जब x की वैल्यू 1 से 20 तक होगी। अब रेशियो लीजिए, तो ये क्या होगा? रेशियो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? तो मेनली 12 तक तो सेम रेशियो रहेगी, मतलब हर पॉइंट पे आपको रेशियो निकालना है, एक्स की वैल्यू 1 2 आगे तक जाने हैं, तो यहाँ निकालना है LH0 अपॉन LH1। तो H0 में तो हमेशा 1/12 रहेगा, यहाँ 1/20 रहेगा, लेकिन ये तब तक 12 तक ही है। 12 के बाद ये PMF 0 हो जाएगी, तो फिर ये डिक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीजिंग है एक्चुअली। कैसे डिक्रीज कर जाएगी? मैं बात कर रहा हूँ 13 पे, तो x जब 13 होगा ना, तो H0 में PMF 0 है, क्योंकि ये 12 तक ही 1/12 है, 13 पे 0 है, यहाँ 13 पे 1/20 रहेगा, तो 0/1 0, तो यहाँ 0 आता रहेगा रेशियो। और ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये यहाँ रेशियो लिख रहा हूँ, यहाँ जो है LH0 अपॉन LH1। अगर इस तरह क्वेश्चन जैम में थे तो PYQ आप ढंग से कीजिए, 2024 से पहले कई सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं जहाँ हम लोग चेक करते थे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ये वैल्यू क्या होगी? यहाँ हर बार कांस्टेंट चलता रहेगा, कोई कांस्टेंट पॉजिटिव वाला, और इधर 0 हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू जब बड़ी है तो ये डिक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई तो क्रिटिकल रीजन ये वाला आएगी जो मैंने कंसीडर किया है। अब ये प्रॉपर्टी निकालिए, u आपका मैक्सिमम ऑफ x1 x2 है, तो इसको 1 माइनस करके हो जाएगा यूनिफॉर्म 1 से 12 में मैक्सिमम ऑफ x1 x2 मोर देन इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। निकाल पाओगे? 1 माइनस कर लो, हाँ जी सर, ये हो मैक्स जाएगा। ऑफ x1 x2 है ना, ये लेस देन 3। अब ये निकाल लो जहाँ पता ही है, तो मैक्सिमम लेस है तो दोनों लेस हो जाएगा, फिर वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ये चीज़ है। थैंक यू सर। ठीक है जी, हो गया। चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू Excuse me, sir. जी। Hello.
सर एक डाउट